जय हिंद दोस्तों, आदर्श विद्यार्थी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ दोबारा से साथ में आए हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही मजेदार होने वाला है। शायद आपको पता हो कि 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हुआ, लेकिन उसी दिन ही 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू किया। इसके पीछे क्या कारण रहे, तो इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आज हम इस नए टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संविधान का निर्माण कब हुआ, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का होना जरूरी था, जिसके लिए स्वराज पार्टी ने सबसे पहले स्वराज पार्टी ने सन 1924 में संविधान सभा की मांग करी। उस संविधान सभा की उस समय मांग करी, फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 1934 में मांग करी। तो इन सभी बातों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारत के संविधान सभा के निर्माण के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसको कहा गया कैबिनेट मिशन आयोग। क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन आयोग, जो कि जुलाई से अगस्त के बीच में 1946 में इसने चुनाव कराए। उसमें 389 सदस्यों का चयन किया जाना था, जिसमें से 296 सदस्य जो थे वो सामान्य भारत से थे, ब्रिटिश भारत से थे, और 93 सदस्य थे वो देशी रियासतों से आने थे। तो उसमें जो 296 जो सदस्य थे, 296 जब सीटों पर चुनाव हुआ तो उन सीटों पर 82% कांग्रेस पार्टी को जीत मिली, जिसके कारण 208 सीटें कांग्रेस को मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, और जो अन्य थे उनको स्वतंत्र पार्टी को ये 15 सीटें मिली। तो इस तरीके से ये सदस्यों का रेशो देखने को मिलता है। तो संविधान सभा में अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान सभा एक ऐसी सभा थी जिसमें सभी जाति धर्म के लोग इसमें शामिल थे। हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, पारसी भी थे, आंग्ल भारतीय भी थे, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया। जो संविधान सभा की पहली बैठक है वो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है तो उस समय सभा में सबसे वरिष्ठ जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हुआ करते थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ थे। उनकी वरिष्ठता को देखते हुए ही उनको अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। उस पहली मीटिंग में 211 सदस्य शामिल हुए, मुस्लिम लीग का कोई भी आदमी शामिल नहीं हुआ, और हैदराबाद रियासत के भी कोई भी सदस्य उसमें शामिल नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या होता है, इसी तरीके से देखा गया। फिर इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ये जो मुस्लिम सदस्य थे, पूरे संविधान सभा की जो सामान्य सदस्य थे 296 जो सदस्य हुआ करते थे, इस 296 सदस्य में से 213 सदस्य जो थे वो साधारण थे, यानी कि हिंदू परिवार वगैरह से थे, और 4 इसमें सिख थे, और 79 जो थे मुस्लिम थे। ये था बेटे बिल्कुल एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये संप्रदाय के आधार पर विभाजन था। ये संप्रदाय के आधार पर था, ये पार्टी के आधार पे था। यहाँ पे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पार्टी के आधार पे विभाजन है और ये संप्रदाय के आधार पर विभाजन है। अब क्या था, संविधान सभा में जो मेंबर थे वो कई तरीके के मेंबर थे, जैसे कि 296 सदस्यों में से अनुसूचित जाति जो थी 33 थी, और उसमें महिलाओं को 15 सीटें मिली, यानी कि संविधान सभा में महिलाएं भी थी, अनुसूचित जाति भी थे, अनुसूचित जनजाति भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, सभी लोगों को इसमें हिस्सा दिया गया। अब संविधान सभा की पहली बैठक में तो आपने देखा कि डॉक्टर सच्चिदानंद अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की जब दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई तो उस बैठक में स्थायी सदस्य यानी कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का चयन किया गया, और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको पता होना चाहिए कि कहाँ के थे, अपने बिहार के थे, बिहार के रहने वाले थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी बनाया गया। चलिए अब क्या होता है, 13 दिसंबर 1946 को क्या किया जवाहरलाल नेहरू,
उस समय के एक तरीके के प्रधानमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने क्या करा, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पेश किया। लेकिन पेश करने के बाद उसको कई दिनों तक वहां पर चर्चाएं हुई। उसके बाद क्या हुआ, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप उस पर कार्य होना शुरू हो गया। हाँ, उद्देश्य प्रस्तावना होता क्या है, ठीक है। उद्देश्य प्रस्तावना जिस तरीके से घर बनाने से पहले हम नक्शा बनाते हैं कि पीछे 2 कमरे बनाएंगे, एक किचन बनाएंगे और आगे खुला बरामदा रखेंगे। तो इस तरीके से उसी पहले से ही, संविधान निर्माण से पहले से ही एक ढांचा तैयार कर लिया गया कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार होंगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी, सरकार का गठन होगा, नीति निर्देशक तत्व होंगे, बाकी सारी तमाम बातें उसमें लिखा गया, जिक्र किया गया। भारत एक संप्रभु गणराज्य होगा, लोकतांत्रिक देश होगा, इन सभी चीजों का जिक्र देखने को मिलता है। अब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो देश आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद होता है तो ब्रिटिश भारत के 2 टुकड़े हो जाते हैं, भारत और पाकिस्तान। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं, मुस्लिम सदस्य होते हैं, वो अपने पाकिस्तान चले जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे संविधान सभा में मुस्लिम सदस्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे ही मुस्लिम सदस्य यहाँ से चले गए और केवल हिंदू सदस्यों और सिख सदस्यों ने ही मिलकर के हमारे संविधान का निर्माण किया, ऐसा नहीं था। अभी भी कुछ मुस्लिम सदस्य थे जो हमारे भारत में थे। तो 15 अगस्त 1947 के बाद क्या हुआ, हमारे संविधान सभा के जो सदस्य बच गए वो बच गए 299। कितने बच गए, 299 सदस्य बच गए। अब क्या होता है, उसी के बाद आजादी के बाद ही क्या होता है, 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, देखिए यहाँ पर रामजी अंबेडकर ये लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। भीमराव रामजी अंबेडकर ये पूरा नाम है इनका। भीमा, देखिए इनके माता का नाम था भीमा, रामजी इनके पिताजी का नाम था और एक अध्यापक ने इनको अंबेडकर की उपाधि दी थी, इसीलिए इनका पूरा नाम पड़ गया भीमराव रामजी अंबेडकर। भीमराव रामजी अंबेडकर एक बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ठीक है। इनके पास लगभग 30 के आसपास डिग्रियां देखने को मिलती है और ये शुरुआती समय में अगर देखा जाए तो संविधान सभा के सदस्य बंगाल से बने थे। लेकिन भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान बन गया था, वो बंगाल का कुछ पोर्शन, तो वहां से हट गई है। तो उसके बाद दोबारा से ये बॉम्बे से इसके संविधान सभा के सदस्य बने और संविधान सभा का सदस्य बनने के परिणाम स्वरूप इन्हें प्रारूप समिति का गठन किया गया। अब प्रारूप समिति का इनको अध्यक्ष बनाया गया और अध्यक्ष बनाने के परिणाम स्वरूप इन्होंने प्रारूप समिति का कार्य शुरू रखा और इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये बंगाल से चुनकर आए, फिर बॉम्बे से चुन के आए। देखिए क्या हुआ था ना, जब चुनाव हुए थे 1946 में, जुलाई और अगस्त 1946 में जब चुनाव हुए थे वही संविधान सभा के सदस्य के लिए, तो सबसे पहले इन्होंने बॉम्बे से चुनाव लड़ा, लेकिन वहां पर क्या था, इनको हार मिली। उसके बाद क्या हुआ, ये बंगाल से जीते। बंगाल से जीतने के बाद बंगाल से ये संविधान सभा के सदस्य तो बने, लेकिन भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद क्या हो गया, वो पोर्शन जहां के ये सदस्य थे वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, जिसके कारण इनको सदस्यता छोड़नी पड़ रही थी। तो उसी समय क्या हुआ, ये संविधान सभा के लिए इंपॉर्टेंट भी थे, बहुत ही महत्वपूर्ण भी थे, जिसके कारण इनको बॉम्बे से मुंबई को उस समय बॉम्बे कहते थे, तो बॉम्बे से इनको सदस्यता प्रदान की गई। अब सदस्यता प्रदान की गई, जिसके परिणाम स्वरूप इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया गया और प्रारूप समिति जो थी 7 सदस्यों वाली समिति थी। चलिए अब क्या हुआ, इसने ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद क्या हुआ, दोबारा से 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा को पुनर्गठित कर दिया गया था और जिसमें 229 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश मतलब अब स्वतंत्र भारत के थे और 70 जो थे वो देशी रियासतों के थे। तो टोटल सदस्य जो हो गए थे वो 299 सदस्य हो गए। तो ध्यान रखेंगे, स्वतंत्र भारत में 299 संविधान सभा के सदस्य थे, जिनमें से
229 सदस्य सामान्य वर्ग से थे, जबकि 70 जो थे वो देसी रियासतों थे। ये बात ध्यान रखेंगे। 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने संविधान सभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। उस रिपोर्ट पर कई दिनों तक चर्चा चली और चर्चा के बाद क्या हो गया, 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बनकर तैयार कर लिया गया था और संविधान सभा में संविधान को पारित कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को, जिसके ऊपर 284 कितने 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया और 284 लोगों के हस्ताक्षर करने के परिणाम स्वरूप 284 लोगों के हस्ताक्षर करने के परिणाम स्वरूप संविधान को पारित कर दिया गया और संविधान को पारित करने के परिणाम स्वरूप हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था। और उस समय 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। कितने अनुच्छेदों को? 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था, लेकिन बाकी के अनुच्छेदों को क्या हुआ था, सन 1950 में 26 जनवरी 1950 में लागू कर दिया गया था। चलिए आगे की अगर बात की जाए तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, ये सभी को पता ही होता है लगभग। प्रारूप पर 114, ध्यान देंगे, प्रारूप पर केवल प्रारूप पर 114 दिन की बहस चली, जबकि कुल जो बैठकें हुई थी वो 165 बैठकें हुई थी। कुल जो खर्चा आया लगभग 64 लाख के आसपास आया, लेकिन एग्जैक्ट डाटा ये है 63,96,729 रुपए का खर्चा पूरा आया था। ये जो कुल बैठकें हुई थी वो 11 सत्रों में हुई थी। 11 सत्र, जैसे कि सेमेस्टर सुना होगा आपने, एक साल में 2 सेमेस्टर होते, तो इसी तरीके से उन्होंने पूरे संविधान सभा की बैठकों को 11 सत्रों में डिवाइड कर रखा था। ठीक है। अब उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित कर दिया गया। पारित जब किया गया तो इसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अब वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो मूल रूप से तो देखा जाए तो 395 अनुच्छेद अभी भी हैं, लेकिन अभी अनुच्छेदों में का भाग, खा भाग, गा भाग, इस तरीके से कई सारे अनुच्छेदों को इसमें जोड़ दिया गया है। तो वैसे काउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये 450 के आसपास पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर देखा जाए वैसे मूल रूप से तो ये नंबरिंग वाइज, सीरियल वाइज देखा जाए तो 395 अनुच्छेद ही गिने जाते हैं। ठीक है। अब अनुसूचियां जो है 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, ये मैंने बता ही दिया। राष्ट्रगान को भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया। राष्ट्रगान लिखने वाले जो आदमी थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। बांग्ला भाषा में शुरुआती समय में इन्होंने लिखी थी। ठीक है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज यानी कि अपने तिरंगा को अपनाया गया। तिरंगे को डिजाइन करने वाली जो महिला थी वो पिंगली वेंकैया थी। कौन थी? पिंगली वेंकैया। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया। जो राष्ट्रगीत लिखने वाले थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था उसका क्वेश्चन अब जानते हैं। 15 अनुच्छेदों को, जिस 15 अनुच्छेदों में 5, 6, 7, 8, 9, 60, 364, 366, 367, 382, 80, 388, 391, 392, 393, इन सभी अनुच्छेदों को, ये 15 अनुच्छेद थे, इन अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को बाकी का शेष संविधान लागू कर दिया गया। अच्छा, अब जो मैंने आपको बोला था क्वेश्चन 26 जनवरी, कैमरामैन थोड़ा सा नीचे कर देंगे इसके लिए, दिख रहा है? 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू किया गया। इसके पीछे एक राज था। ठीक है। दिसंबर 1929 में एक लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन को क्या हुआ था बेटे? 26 लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का अधिवेशन था। ये कांग्रेस के द्वारा किया गया था। ठीक है। रावी नदी के किनारे हुआ था कांग्रेस के द्वारा। तो 26 जनवरी 1930 का दिन इन्होंने तय किया था कि इस दिन हमें पूर्ण स्वराज, कौन सा? पूर्ण स्वराज का दिन होगा। अब क्या हुआ? पूर्ण स्वराज का दिन इन्होंने बोल तो दिया था,
लेकिन हुआ ये कि हमें इस दिन आजादी नहीं मिल पाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सदस्य इसी दिन को पूर्ण स्वराज के दिवस के रूप में मनाते रहे। अब क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू करने का एक रीजन ये भी था कि भाई हमें आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी। अब आजादी का दिवस तो इस दिन मना नहीं सकते थे, तो अब क्या हुआ कि भाई आजादी इस दिन मिली, अब इस दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को यादगार बनाने के लिए क्या किया गया, 26 जनवरी 1950 में संविधान को लागू कर दिया गया ताकि सभी लोग क्या कर सके, इस दिन को यादगार रख सके। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप इस क्वेश्चन को भी जान चुके होंगे कि किस तरीके से 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू किया गया, क्या रीजन थे, क्या रीजन नहीं थे। तो मैं आपसे बार बार यही गुजारिश करता हूं कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगर आप इसी तरीके से सब्सक्राइबर बढ़ाते रहेंगे और इसी तरीके से वीडियो को लाइक करते रहेंगे, और अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लगती है तो मैं आपको क्या करूँ, इस तरीके की वीडियो बनाते ही रहूंगा, ठीक है। और आपको इसके लिए पीडीएफ भी दे दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। नोट्स जब भी आप पढ़ने बैठे तो किताब, कॉपी, पेन जरूर लेके बैठे ताकि इन सभी चीजों को नोट कर सकें। और मैं आपके लिए बहुत ही रिवीजन के लिए कुछ एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन भी बनाने वाला हूं, तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों।